Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do a topic in retirement chapter, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. It is no new topic for you because you are also completed this topic in admission and change in profit sharing ratio chapter. At the time of retirement, the assets and liabilities are revalued and revaluation account is prepared in the same way as in done in case of admission of a new partner. जैसा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट किया था, वही चीज़ हम इसमें भी कर रहे हैं। इसके करने के पीछे रीज़न क्या है वो आप समझेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एनी प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स including the retiring partner. Whereas in case of admission of a new partner, the new partner does not share such profit or loss on revaluation. जब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के केस में पर्सन जो है रिटायरमेंट के केस में रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट और लॉस हैं वो सभी को ही डिवाइड होंगे, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर भी क्यों ना हो, मींस सभी अमंग ऑल पार्टनर्स डिवाइड होगा। और एडमिशन के केस में जो है हमारा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला नया पार्टनर जो था उसको कुछ भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस नहीं मिलते थे। यही एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, आपको मैं याद दिला दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं। जो भी एसेट्स रिवैल्यूएशन होने पर इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट साइड में नोट होती है, क्योंकि प्रॉफिट्स की साइड्स या इनकम्स की साइड्स या गेन की साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। सेम अगर हमें रिवैल्यूएशन पर लॉस हो रहा है या फिर एसेट्स लाइबिलिटी की एसेट्स की वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है तो हम कहते हैं लॉस हो रहा है, तो उसको हम डेबिट साइड में नोट रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमें लॉस होता है या हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो वो डेबिट साइड में नोट होगी, और जो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारे जो लाइबिलिटी है वो हमें कम पे करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी तो बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, तो वो हमारा क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब बात आती है कि पी क्यू एंड आर जो हमारे पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड करते हैं। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2020 की। क्या कहता है कि डेटर्स हैं, कैश है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, स्टॉक है, प्लांट है, पेटेंट्स हैं। इसमें आर जो है आर पर्सन वो रिटायर हो रहा है। जब आर रिटायर होता है तो पी और क्यू ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो है वो 3:2 में रखेंगी। पहले उनका रेशियो क्या था 2:1 था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या रहेगा 3:2 रहेगा। अब बात आती है कि क्या एडजस्टमेंट हुई हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जो हमारे डेटर्स हैं उसमें 5,000 रुपये ऐसे हैं जो कि पैसा डूब गया है। डूबने पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज़ हो रही है, मींस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा ये। स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000, स्टॉक की वैल्यू जो है रिड्यूस होकर
82,000 हो गई है, मतलब 8,000 से रिड्यूस हो गया है। प्लांट भी रिड्यूस बाय, प्लांट जो है वो 10,000 रुपीज़ से रिड्यूस हुआ है। ध्यान रखेंगे टू और बाय का क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर। स्टॉक जो है रिड्यूस होकर 82 पे पहुँच गया है और प्लांट जो है वो 10,000 से रिड्यूस हुआ है, मतलब कि उसकी वैल्यू 130 हो गई है। तो 10,000 उसमें जाएंगे और उसके 8,000 जो हैं वो हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे। पेटेंट की वैल्यू जो है वो वैल्यू लेस हो गई है, मतलब कि पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो उसकी 18,250 का हमारा लॉस जो है वो चला जाएगा। 6th पॉइंट पर कहता है कि एक प्रोविज़न है जो कि क्रेडिटर्स रिपेयर्स के लिए बनाया गया है, 5,000 का प्रोविज़न। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, हमने एक प्रोविज़न बनाया है। और ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹6,000 एज स्क्रैप। कोई ओल्ड कंप्यूटर था जो कि पहले राइट ऑफ कर दिया था कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बेचकर 6,000 रुपये मिल गए, तो हमारी ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो कि हमको प्रॉफिट दिखाती है, क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है 20,000 हैड टू बी पेड एन एम्प्लॉई इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक अमाउंट 20,000 रुपये की जो कि पे करनी है किसको, एक एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉई का, तो क्या लाइबिलिटी बन गई। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले बैड डेट्स की हमने एंट्री की। बैड डेट्स हमारे 5,000 के डूबे थे, लेकिन 4,000 का तो हमने प्रोविज़न ही बना रखा था, तो 4,000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हम यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप, $4,000 का किया और 5,000 का हमारे डेटर्स थे, तो 1,000 ही हमारा लॉस हुआ, क्योंकि 4,000 का तो हम पिछले साल का क्लियर करेंगे। और ये कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो मेंटेन करेंगे एग्जिस्टिंग रेट तक। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम 5% जो है वो बना देंगे। हमारे डेटर्स हैं 80,000 के थे, जिसमें से 5,000 के हमारे डेटर्स जो हैं वो डूब चुके हैं। बचे कितने, 75 के, 75,000 का 5%, 75,000 का 5%। फिर बात आती है स्टॉक की वैल्यू 82,000 हो गई थी, तो 8,000 लेस हो गई। प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, प्लांट पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। रिपेयर जो है हमारे को रिपेयर के लिए एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, तो क्या होगा, डेबिट होगा। सेम हमें किसी पर्सन को 20,000 रुपये पे करने हैं, तो वो पे कर देंगे, तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी बन रही है। इसी तरह से हमारी जो एसेट्स थी, या हम जो कहते हैं कि सेल किया है हमने एक कंप्यूटर 6,000 रुपीज़ में, तो वो हमारे पास पैसा आ गया है। और करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, इस साइड का टोटल करने पर 6,000, इस साइड का टोटल करने पर 6,000, तो डिफरेंस क्या है, 60,000 को डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से आया है, तो इसीलिए हम कहेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू P/Q&R's कैपिटल अकाउंट। आगे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। ये भी आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, जो पहले आप कर चुके हैं वही टॉपिक है। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व हैं उनके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट हैं, जो अभी तक डिवाइड नहीं हुए हैं, जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, या जनरल रिज़र्व या कोई भी रिज़र्व फंड हो सकता है। अब कोई पर्सन जा रहा है, छोड़ रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर जो होगा उसको हम अमाउंट देकर भेजेंगे, क्योंकि जो अब तक के प्रॉफिट इकट्ठे हो रखे हैं उसमें उसका भी शेयर था, या रिज़र्व इकट्ठे हो रखे हैं उसमें उसका भी शेयर था। तो कौन से रेशियो में बटेगा ये, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिज़र्व अभी तक लाइबिलिटी साइड में रहता है,
तो क्या होगा, जनरल रिजर्व जो है पहले क्रेडिट होता है, तो जब अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। सेम रिजर्व फंड भी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है प्रॉफिट मिलने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर अपोजिट हो, लॉस हो, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और लॉस जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे जब डिवाइड होंगे। क्लियर होगा ये सभी को, क्योंकि पहले कर चुके हैं हम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि स्पेसिफिक रिजर्व हम कहते हैं, उनको किस तरीके से करेंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या कोई अदर रिजर्व है, उसके लिए कोई लाइबिलिटी बनती है, अगर कोई भी लाइबिलिटी अगर बनती है तो उस लाइबिलिटी को पहले उस क्लेम को पे करेंगे और जो बाकी बचेगा वो पर्सन में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कोई क्लेम नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर की कैपिटल होगी क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है, बढ़ रही है कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी पर बेस्ड हम 27th रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 20%, 30% एंड 50%. कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। हमने यहाँ कहा कि 20%, 30% और 50% जो है, हाँ ओके, पार्टनर है, मीन्स 20/100, 30/100, 50/100 हम अगर करें तो 2:3:5 जो है रेशो कैलकुलेट होगा। कन्नू ने डिसाइड किया रिटायर होने का विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू। उसने अपना सारा शेयर जो है वो मन्नू को दे दिया, मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रही है, मन्नू गेन कर रहा है, तो कुछ भी अमाउंट बनेगी वो मन्नू पे करेगा। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। अब बात आ रही है क्या कि गुडविल की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट 3 years पर 2.5 करके प्रॉफिट जो है वो आपको गिवन है 3 years के 50,000, 70,000 और 60,000। आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया, डिवाइड किया 3 से, तो हमारा आ जाएगा 180/63। तो पर ईयर का जो हमारा एवरेज निकलता है वो है 60,000। रिजर्व stood in the balance sheet at the time of retirement 30,000। रिजर्व की अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये शो हो रही है रिटायरमेंट के टाइम पर। आपको रिकॉर्ड करना है सारी जनरल एंट्रीज और सारे एडजस्टमेंट कन्नू के रिटायरमेंट पर जो होंगे। ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर एंड वन हर कैपिटल बैलेंस इज द बैलेंस शीट वाज ₹1 lakh बिफोर एनी अबोव एडजस्टमेंट। उसका कैपिटल का बैलेंस जो है वो शुरू में 1 लाख पड़ा है, अभी कोई एडजस्टमेंट किए बिना, और आपको उसके कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले रिज़र्व फंड जो है हमारा वो कितना है, रिज़र्व फंड हमारा है 30,000 का। तो इस 30,000 को हम कन्नू, मन्नू और इनमें डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा रेशियो रहता है 2:3:5। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, अब जो है गुडविल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल की अमाउंट हमारी कितनी कैलकुलेट हुई थी, 60,000 हुई थी। 60,000 में जो मन्नू जा रही है उसका शेयर क्या है, मन्नू का शेयर है 3/10। 60,000 मल्टीप्लाई 3/10 मन्नू जो है वो गुडविल लेकर जाएगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 60,000 में उसका शेयर 30%
तो 60,000 जो हमारी आई थी उसको 2.5 किया था तो हमारा आ जाता है 150। 150 में 30% जो बनेगा उसका वो बनेगा 30,000। हमारी गुडविल की अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई 2.5 होगा 1,50,000 को। आप करेंगे तो जो पर्सन गेन कर रहा है वो उस शेयर को करेगा तो 30,000 आपका आता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अमाउंट जो है वो कैसे होगी, कन्नू के कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। कन्नू का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करेंगे, रिज़र्व फंड से जो मिला वो ट्रांसफ़र करेंगे, कन्नू की कैपिटल से जो मिलेगा वो ट्रांसफ़र करेंगे। मीन्स जो ये अमाउंट है वो किसकी है, मन्नू की कैपिटल की, गुडविल की। तो टोटल अमाउंट जो है 1,36,000 जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं 28। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। On 31st March 2019, A retired and B and C decided to share future profit in the ratio of 2:1. A रिटायर हो रहा है और B और C ने डिसाइड किया है कि उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो 2:1 रहने वाला है। और आपको जो बुक्स में शो हो रहा है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 72,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000, जनरल रिजर्व 1,20,000। इट इज़ एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। आगे हम वर्कमैन कंपनसेशन को नहीं रख रहे हैं तो 25% जो है जनरल रिजर्व का वो ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और आपको ए के रिटायरमेंट पर एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है 72,000 वो लॉस कवर करेंगे किसमें, ए बी सी में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से बनता है, वो उन्हीं का ही होता है, इसमें पार्टनर का कोई शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हम डिवाइड कर देंगे ए बी सी में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जनरल रिजर्व की अगर बात करें तो जनरल रिजर्व के अंदर 1,20,000 अमाउंट है जिसका 25% मीन्स 30,000 जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद बाकी अमाउंट ए बी सी में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 29th रजिस्ट्रेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कुछ क्लेम आपको दिया गया है, देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपको बताया गया कि 1 लाख है लेकिन 40,000 जो है वो क्लेम है, तो 60,000 अमाउंट को आप 3:2:1 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में 3:2:1 में आपने डिवाइड कर दिया है। देख सकते हैं आप 30,000, 20,000 एंड 10,000। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट जो है वो बुक्स में 2 लाख है लेकिन क्लेम जो है वो 2,75,000 का है। अब यहाँ पर 75,000 जो है एक्स्ट्रा हो गया, जो एक्स्ट्रा होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है जिससे हमें लॉस हो रहा है और 75,000 को पार्टनर्स में ही लॉस में कवर कर देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए 20,000 की अमाउंट जो है वो कह रहा है, बाकी की 30,000 डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट के जो है वो 80,000 है लेकिन हमारे पास रिजर्व में 20,000 है तो 60,000 जो है वो लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे और ए बी सी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी लॉस को कवर करने में। इसी तरह से 30th
और 31 आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। When the amount due to retiring partner is ascertained after all adjustment, it is either paid out in cash or transferred to his loan account। वो कहता है कि जब अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर की ड्यू है, अभी एडजस्टमेंट कर दी गई है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी अमाउंट जो है वो ड्यू है, हो सकता है उसको पे करना पड़े, या फिर अगर हम उसका पैसा पे नहीं करते हैं तो उसकी अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो अमाउंट उसकी बनती है रिटायरिंग पार्टनर की, अगर हमने पे कर दी, चेक से करी या कैश से करी, डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जब उसे पे कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से चला जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ फॉलो होगा, तो टू कैश अकाउंट, और या फिर बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट कहता है इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड इन कैश, अगर अमाउंट पे नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, उसकी अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड टू हिम according to the term of the agreement, but in the absence of an agreement the retiring partner as per section 37 of the Indian Partnership Act is entitled to interest at 6% per annum till the loan is paid off। वो कहता है कि जब तक उसको लोन पे नहीं कर दिया जाता तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 32 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। या फिर हम इंटरेस्ट की बजाय प्रॉफिट भी दे सकते हैं जब तक कि हम उसकी अमाउंट को पे नहीं कर देते। द राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो कोई डेथ हो जाती है तो पार्टनर के डेथ के केस में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा, उसी को ही हम पे करेंगे। 31 देख सकते हैं आप, ABCD वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3:4। डी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय A एंड B इक्वली, और उसके शेयर को A और B जो है वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। गुडविल की बात करें तो गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट पर लास्ट 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, जो कि 40,000 की है। जनरल रिजर्व शो ए बैलेंस ऑफ ₹1,30,000। डी का कैपिटल दिखाता है बैलेंस शीट में 3 लाख की। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो हम गुडविल का जो पार्ट है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल की अमाउंट अगर बात करें तो लास्ट 4 ईयर की एवरेज प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, लेकिन गुडविल की अमाउंट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 3। तो 40,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1,20,000। उसमें जो हमारा डी रिटायर हो रहा है 4/10 से, तो डी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1,20,000 का 1/4 पार्ट, या हम कह सकते हैं 4/10, तो आ जाएगा 48,000 को ए और बी पे करेंगे क्योंकि वो हाफ उसके शेयर को डिवाइड कर रहे थे। फिर बात आती है जनरल रिजर्व की, तो वो 1,30,000 था तो उनको डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारी अमाउंट जो है 48,000 उसको डी को 48,000 उसको मिली थी कहाँ से, गुडविल से, और 52,000 मिलेगी जनरल रिजर्व से। तो टोटल इंक्रीज़ हो गया 1 लाख का, 3 लाख पहले था तो 4 लाख को किस तरीके से पे किया जाएगा, 3 लाख 24, 52, 4 लाख को पे नहीं कर रहे हैं तो इसकी अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोन के अकाउंट में। तो डी के लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर देना है।
इसके बाद आप देख सकते हैं 32 इलस्ट्रेशन। ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट क्या कह रही है? 1 अप्रैल 2018 को क्या कहा गया है कि क्रेडिटर्स इतने के हैं, प्रोविडेंट फंड इतने का है, रिजर्व फंड इतने का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये है, इसी तरह से कैश डेटर्स। अब यहाँ पर इस केस में हमको हर चीज़ के लिए करना है। एक तो गुडविल की बात कही गई है कि गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के 18 के 17 के 16 के 15 के आपने लास्ट 4 ईयर्स के एवरेज लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 4 से और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बात आती है क्या? प्रोविज़न की बात आ रही है तो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और स्टॉक की एप्रिशिएट की बात आ रही है तो वो रिवैल्यूएशन से कवर हो जाएगा। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए हैं, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया है 2000 मोर देन द बुक वैल्यू से 2000 ज़्यादा, तो लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री मैं नहीं करा रही हूँ, आप सभी को आती है। तो स्टॉक जो है हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है, बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से लॉस हुआ है, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए हैं, क्रेडिटर्स को 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट आता है वो आता है 9600 का। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे क्या? सबसे पहले उनका ओल्ड बैलेंस जो हमारा है, फिर क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद या ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हैं हम। रिजर्व फंड से जो मिला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से मिला, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो मिला, और जो गुडविल का जो पैसा मिला, और गुडविल को राइट ऑफ करने पर जो यूज़ हुआ, सी के कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया गया, मींस ए और बी ने जो दिया अमाउंट गुडविल का, और जो उनकी बैलेंस बचता है उसको हमने ट्रांसफ़र किया लोन अकाउंट में सी के, और बैलेंस दिखा दिया। अब बैलेंस शीट भी बनानी है हमको, जो वैल्यू जितनी थी, जैसे कि स्टॉक की वैल्यू कम हुई या इंक्रीज़ हुई, फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ या कम हुआ, जो भी जैसे कि कोई भी लाइबिलिटी है वो हम दिखाते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स बनाया है। पहले क्रेडिटर 10,000 के थे, 2000 इंक्रीज़ करके दिखा देंगे 12,000। सी का लोन अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो एज इट इज़ पड़े हैं वो दिखा देंगे, ए और बी का न्यू वाला बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आप खुद से ट्राई करेंगे। सेम यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूँ कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से निकाला जाता है उसको पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया जाता। इट विल बी पे टू देम और देयर रिटायरमेंट, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ये पार्टनर जो एम्प्लॉयज़ है उसके रिटायरमेंट पर उसको दिया जाता है, पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और जो कैपिटल अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लोन अकाउंट में। इसी से रिलेटेड 33, 4 एंड 5 क्वेश्चन मीन्स 35 तक आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे अपने कोई डाउट्स हैं तो। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।